पाकिस्तान जैसे मुल्क में परेशानी की क्या बात है, जहाँ पे कवानीन इंटैक्ट हैं, जहाँ पे सजाएं कम से कम इस चीज को लेकर तो होती हैं, जहाँ पे 95% से ज्यादा लोग वैसे ही मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे तो ये करने की, अपनी ताकत दिखाने की जरूरत तो आपको पेश आनी ही नहीं चाहिए। और ये तो इस तरह के वाकयात होते हैं, तो मेरा एक और मेरे जहन में ख्याल आता है, और वो ये है कि शुक्र है हम दुनिया में कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं रखते। अगर हम दुनिया में ताकत रखते होते तो खुदा ना खास्ता शायद हम भी बहुत जालिम लोग होते, हम पता नहीं क्या कर रहे होते। तो ये अच्छा ही हुआ कि हमारे पास ताकत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत लुत्फ मजे। किस चीज़ के सर? सर बस वही आपने जब मुझे समझाया तो फिर मैंने अपने आप को समझाया, कुड़ कुड़ के, मतलब एक तो मैं पहले गर्मी से मार रहा हूँ, फिर मैं कुड़ूंगा, उससे और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, सेहत ख़राब होगी। तो उससे बेहतर है कि, मतलब मैं इतना सोचता था कि क्यों जब भी आप किसी को पूछते हो कि क्या हाल है, तो वो आगे से कहता वेट, मतलब मुझे पता है उसको 3 मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, उसके घर खाने को रोटी नहीं है, उसने 4 लोगों का उधार देना है, वो आप पूछो। ये हमारी प्रोग्रामिंग हुई हुई है इस खित्ते में। जो भी शख्स रहता है ना, उसकी प्रोग्रामिंग है कि उसने कहना है फिट, वो बेसिकली दूसरे को नहीं बता रहा, वो ऊंची आवाज में अपने आप को बता रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, चलते रहो, गिरना मत। बिल्कुल सर, आमिर खान का मशहूर कॉल ऑल इज वेल, वो लेके आगे जा रहे हैं जिंदगी में। वाह सर, बिल्कुल ठीक है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो एक खबर सर हमें मिली सरगोदा से। ये वाकयात जो हैं ये होते रहते हैं। जड़ावाला का वाकया था, अभी सरगोदा में भी। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर एक मॉब ने अटैक किया, उनकी घर को भी, उनकी फैक्ट्री को भी। और इल्ज़ाम यही था कि कुरान शरीफ की डेसिक्रेशन का इल्ज़ाम है। तो वो मॉब ने दावा बोल दिया वहाँ पे, और ज़ाहिर है वो नुकसान फिर ऑब्वियसली एक शख्स का भी हुआ, और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं सारे वाक़ये में। तो अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ पहलू होते हैं, उनको हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और भी मीडिया पे डिस्कशन हो चुकी है इसके ऊपर। कुछ 44 गालिबन अरेस्ट्स भी हुए हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन सर ये एक चीज़ है अनफॉर्चुनेटली, और ये खैर इधर तो है, लेकिन जिधर भी आप दुनिया में जाएं वहाँ एक अक़लियत हो, मार्जिनलाइज्ड एक सोसाइटी हो सेगमेंट, तो फिर जो मेजॉरिटी होती हैं उनका फिर एक इस किस्म का रवैया ज़रूर होता है, जिससे हम डिसएग्री तो करते हैं ऑब्वियसली। लेकिन ज़ाहिर है इल्ज़ामात क्योंकि इतने संगीन नौयत के हैं, तो इन पे किसी किस्म की, अगेन मैं लफ्ज़, आपको पता है मैं कितना बुरा लगता है मुझे ये लफ्ज़ कहना, लेकिन कहना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या एक्चुअल चीज़ें थी। और अगर तो ऐसे था तो फिर जो कानूनी चीज़ है वो होनी चाहिए नंबर 1। और अगर ऐसे नहीं था तो फिर इस मॉब ने जो किया उनके साथ भी कानूनी रास्ता जो कहता है वो आपको करना चाहिए। बिल्कुल सर, देखें पता है क्या है, अब जिस तरह ये इस वक्त एक पूरी दुनिया में जो है एक सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है वो इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन है, और हम उसमें जाहिर है हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हम पैलेस्टाइन के साथ, और ना सिर्फ ये कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, बल्कि हम तो बड़ा जज करते हैं उनको जो कि पैलेस्टाइन के साथ नहीं नहीं खड़ा। खड़े हुए। अच्छा, अब बात ये है कि अगर इसके ऊपर डिबेट हो कि इस वक्त उस लैंड का राइटफुल ओनर कौन है, तो वो डिबेट तो फिर कहीं भी जा सकती है, क्योंकि अच्छा पिछले 70 सालों में तो ये हैं, लेकिन उससे पीछे 2 साल पहले, 200 साल पहले क्या था, फिर 500 साल पहले क्या था, फिर 2000 साल पहले क्या था। देखिए, बात राइट और रॉन्ग की तो है ही नहीं, मतलब वो तो बाद में देखेंगे। सबसे बुनियादी बात जो सबसे पहले आती है वो आती है ताकतवर और कमजोर की। तो अगर आप माड़े के साथ नहीं ना खड़े, अगर आप कमजोर के साथ नहीं खड़े, तो फिर आपका क्या मतलब, आपका कोई रोल नहीं है। फिर मतलब बस ठीक है, आप आए और मौज मारे और निकल जाएं। सो यहाँ पर भी जो बात है ना वो ये है कि आप माड़े के साथ खड़े हो कि नहीं खड़े। वो तो जिस तरह से आपने कहा कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हुआ था, तो मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में परेशानी की क्या बात है, जहाँ पे कवानीन इंटैक्ट हैं, जहाँ पे सजाएं कम से कम इस चीज को लेकर तो होती हैं, जहाँ पे 95% से ज्यादा लोग वैसे ही
मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे तो ये करने की, अपनी ताकत दिखाने की जरूरत, हाँ। तो आपको पेश आनी ही नहीं चाहिए। हाँ, और ये तो इस तरह के वाकयात होते हैं, तो मेरा एक और मेरे जहन में ख्याल आता है, और वो ये है कि शुक्र है हम दुनिया में कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं रखते। अगर हम दुनिया में ताकत रखते होते तो खुदा ना खास्ता शायद हम भी बहुत जालिम लोग होते, हम पता नहीं क्या कर रहे होते। तो ये अच्छा ही हुआ कि हमारे पास ताकत नहीं है। या आपने एक मुस्बत पहलू छोटा सा निकाला है, हालांकि वाकई के रिलेटेड तो नहीं है, मुस्बत नहीं निकल सकता है तो इसमें मुस्बत पहलू, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन सर ये देखें ना, अब आप वो केस उठा लें जो हुआ या इचने में मारे लाहौर में, ASP शेरबानो और वो जो खातून और वो सारा जो लिबास के ऊपर जो लिखत थी उसके ऊपर जो सारा केस हुआ, उससे हमें देख के ना एक इंकरेजमेंट मिली कि यार माशरे में एक 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 इस किस्म के लोग हैं इन द फॉर्म ऑफ ASP शेरबानो, जिन्होंने उस चीज़ के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी दिए और उन्होंने कहा कि जी उस चीज़ की जो चीज़ जो पहना हुआ था, जो लिबास था, उस पर कोई ऐसे काबिल तराज चीज़ नहीं थी। लेकिन देखिए ये बहुत रेयर केस है जिसके अंदर इस चीज़ की तफ्तीश के बाद नतीजा भी निकला, और नतीजा जो है वो जो 95% लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर ने इस चीज़ को समझ भी लिया। अब इसमें भी कोई इस किस्म की क्लैरिटी आनी चाहिए कि जी आया ये क्या हुआ। लेकिन देखिए उसमें तो बड़े स्टार्क डिफरेंस हैं दोनों केसेस में, कि उसमें तो बचत हो गई। हालांकि मेरे ख्याल में उनका पुलिस का अगर उसमें स्विफ्ट एक्शन ना होता तो उसमें भी बचत नहीं थी। इधर तो मौका ही नहीं था बचत का, मतलब जब मॉब आ जाए और मॉब एक जगह घुस जाए तो फिर तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट, हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जी इन चीज़ों पे तो कानून बड़ा ही सख्त है। हमारी आप माजी अगर पढ़ें आप सारा कुछ जो हिस्ट्री है इस केसेस के ऊपर, उनमें तो मेरे ख्याल में 100% सक्सेस रेट है कन्विक्शन का भी और सजाओं का भी, जो कानूनी हद तक चले जाए, मतलब तकरीबन 100%। उसमें ये होता है ना कि ये लोग फिर बहस करते हैं कि देखिए जी वो 2-3 नाम लेते हैं कि वो आसिया बीबी छुटनी गई फलाने, तो भाई नहीं थे ना सबूत, मतलब वरना कोई जज जो है वो क्यों ऐसा करेगा? वो जज भी मतलब मुसलमान है, वो हमसे ज्यादा मुसलमान है, मतलब वो यहाँ पे तो हर कोई अपने आप को जो है वो बहुत दीनदार समझता है और होता है। प्लस वो जज है, मतलब उसको आप अगर सबूत दे दोगे तो उसको क्या बुरा लगेगा सजा देने में? सो वो ये अगेन ताकत का इस्तेमाल जो सर है, ये जो है ना, ये एक जो अनफॉर्चुनेट लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी और एक लेवल ऑफ वो है कि जी हमने हिफाजत करनी है, ये इससे अभी तक बाहर नहीं आया जा रहा। वो ये है जी कि हमने इस चीज़ को प्रोटेक्टेड रखना है, जो कि मेरे और आप जैसे लोगों का तो ख्याल है कि उसको तो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, उसको तो डिवाइन प्रोटेक्शन है। सो उस चीज़ के लिए अंदर वो मजीद प्रोटेक्शन तो शायद मांगती ही नहीं। और प्लस इसका आम रास्ता शायद यही था कि आप पुलिस को एंगेज करें और इन्वेस्टिगेशन हो और कानूनी रास्ते से देखना। और सिर्फ आखिरी बात मैं इसमें जो करना चाहूँगा वो ये कि ये चीज़ें जो है ना, फिर आपका जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है ना यहाँ पे, FDI का एक बड़ा चर्चा है, वो नहीं देख रहे इस चीज़ को। वो पढ़ते होंगे ना सर, ये तमाम अखबारात की इस वक्त लीडिंग खबर है, सोशल मीडिया पे टॉप जा रही है खबर। क्या उन्होंने नहीं देखना? ये अभी पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि यहाँ पे एक वो मेडिकल कंपनी का उन्होंने जो क्लाइंट चला गया अमरीकी, उसने तो साइबर सिक्योरिटी की बात की। क्या ये वजह नहीं हो सकती? मेरा एक और भी ख्याल है, और वो अगेन मैंने ऐसे ही मेरे जहन में आ गया है, उसकी अपनी भी हो सकता है वो बहुत शॉर्टकमिंग्स हों, और अगेन अगर ऐसा हो तो इसको बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कोई सीरियस लोग पहले इसको सोचें और इस पे फिर डिलिबरेट करें, फिर फैसला करें। यहाँ पे कुछ इस किस्म की स्कीम लॉन्च होनी चाहिए कि आवाम को ये बताया जाए कि अगर आपको कभी शक हो कि किसी ने खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात की है या ऐसी कोई हरकत की है जिससे किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, तो आप पुलिस के पास जाएं, रिपोर्ट लिखवाएं, और रियासत आपको जो है ना वो एक कंसर्न्ड सिटीजन का और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का अवार्ड देगी तफ्तीश करने के बाद। उसकी वजह यह है कि आपने पुलिस में आके इन्फॉर्म किया, आपने खुद कदम नहीं उठाया, आपने जाके मोहल्ले में किसी को नहीं बताया, आप पुलिस के पास गए, आपको इसी बात पे अवार्ड दे देना चाहिए। सो इस किस्म की कोई चीज सोचें, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक काम है। हर कोई जो है, और
सवाब कमाने के लिए। अब इसके बाद कोई मेरे ख्याल में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं जी। ठीक है। सो अब अगेन वो जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इनकन्वीनियंस है ना, सबके लिए इनकन्वीनियंस है। यही अगर थ्रू प्रॉपर चैनल पुलिस के पास जाया जाता, कार्रवाई होती। और देखिए एक और चीज, वैसे तो हम वही कह रहे हैं कि इस मुल्क में 95% मुसलमान है। कोई पुलिस वाला क्यों पनिश नहीं करेगा किसी ऐसे शख्स को जिसने खुदा ना खास्ता कोई तौहीन की हो? कोई जज क्यों नहीं करेगा? लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये शक किसी को है भी कि उन्होंने नहीं किया, तो फिर वो उनके उनके उस सर पे है ना। आपके सर पे तो कोई इसका गुनाह नहीं है। आपने टाइमली जाके कंसर्न्ड अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया था। आपने के हिस्से का जो काम था वो आपने कर दिया। अब आगे अगर कोई उसको पूरी तरह से नहीं निभाता तो वो गुनाह उसको है, आपको तो नहीं है। हाँ, और सर इसमें ये भी बहुत ज्यादा होता है, ये हमने देखा है कि जो लेन देन के मामलात होते हैं ना, जब वो एक ऐसी जगह फंस जाए कि आपको एक चीज चाहिए जो शायद आपकी नहीं है, या चले आपकी है भी, और अगली जो पार्टी है वो उस पर कब्जा है, किसी किस्म की चीज है, तो जस्ट टू गेट देम आउट ऑफ द वे आप इस चीज का इस्तेमाल भी किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा होता है, बल्कि हमने चूंकि माजी में पढ़ी हैं ऐसी चीजें, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि यार कि हाँ जी जो इल्जाम है इसके अंदर कोई और इंटेंट तो नहीं है, जो कि ज्यादा गलत बात है कि आप मिसयूज भी ना करें ना उस चीज को। तो बहरहाल सर ये इन अ लॉन्ग लिस्ट में एक इसको भी ऐड करें, एक तवील लिस्ट के अंदर, और हम होप करते हैं कि सरकार इसके ऊपर करेगी। हम होप ही कर सकते हैं, और तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सर बहरहाल आगे चलते हैं। आपने खबर भेजी मुझे और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। आम का सीज़न आ रहा है, तो ये आम के शौकीन अफराद ने दरख्त बुक कर लिए। सही बात बिल्कुल ठीक है। देखिए दूध चाहे मिल रहा हो, मज लेने का अपना शुगल है। सर वाह, उसको रखना। और सर आपको पता है मैं बड़ी देर तक एक मेरे टैक्स वाले थे होते थे, उनके हम दफ्तर जाते थे, तो उनकी जो दफ्तर था ना ये औरीगा के पास, वहाँ पे अंदर एक दफ्तर के बाहर बंदे ने मज रखी हुई थी, वहाँ पे दफ्तर में। सर इससे ऊपर का कोई है एक्स मुझे बताएं कि एक बंदा क्या कहता है यार कि मैंने ना ये दूध ले रहा यहाँ से जाओ बाहर लेकर आओ। सर चाय सोचे कैसी होगी वहाँ। सर चाय तो वैसी ही होगी शायद। लेकिन ये तो मैं इस नतीजे में बहुत साल पहले पहुंच गया हूँ कि बल्कि खैर मैं नहीं पहुंचा भाई, मेरे वालिद साहब की थियरी है कि दूध इंसान को नहीं पीना चाहिए। मतलब जाहिर है दूध वो गाय का दूध कट्टे के लिए होता है, आपके लिए होता ही नहीं है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग, उनको पता नहीं होता लेकिन वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं ख़ास उम्र के बाद। और वो ये कि लेकिन अगर आपने ज़रूर दूध पीना ही है तो फिर दूध है धार, कि आपने यूं करके धार लिया। वो है दूध। ये जो है ना कि उबाल के जो दूध पीना है, वो आप कट्टे को 6 महीने उबाल के दूध दो, वो मर जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द, आप कह रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट एक चीज स्ट्रेट फ्रॉम द नथना। तो जैसे हमारे जो कुछ दोस्त हैं जो 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 मतलब वाहियात किस्म के मशागल में हैं, वो जो वो कहते हैं यार कि जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं ना, तो जो बियर होती है मेरे ख्याल में, कहते हैं वो टैप वाली जो होती है ना, स्ट्रेट बट टैप वाली जो है ना, वो उसका मजा। और हमें तो नहीं पता, खैर हमें तो नहीं पता कि क्या चीजें होती हैं, लेकिन वो कहते हैं टैप वाली जो है ना उसका अपना एक मजा है। हम तो खैर इस चीज से महरूम ही रहेंगे, हमें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आपकी वाली आपने जो बात की ना कि स्ट्रेट, तो ये भी स्ट्रेट। ये बेहतरीन है। तो ये अच्छा पूरी खबर क्या है? सर वो कह रहे हैं कि जी रेवन रोड के बाग में 2 अकसाम के 400 से ज्यादा दरख्त हैं। तो ये 400 से ज्यादा दरख्त हैं, उनमें से बॉय ने एक दरख्त अपना बुक करा लिया। वो दरख्त जितना फल देगा उस बाग का, जितने आम उस पर लगेंगे और उतरेंगे, वो इसके हैं अभी से ही। तो सर ये फॉरवर्ड थिंकिंग है, ये बिजनेस प्लान बनाए बाग वाले जो हैं, जो मार्केट में एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो बाहर भेजते हैं, वो लोगों को कहें कि यार आप आएँ, आप दरख्त चूज करें अपना तुक्का ये बेसिकली, लेकिन को ले जाएं साथ कोई बड़ा अच्छा फार्मर टाइप बंदा जो बताया ए आला चंगा लग रहा है, एनु बुक करा ले। फिर उसके ऊपर आपकी ना जाके ना एक प्रॉपर एक वैक्स सील लगेगी, ठीक है सर, उसके ऊपर आपका साइन होगा, अंगूठे लगेंगे, और उसके बाद उसका पहला जो फल होगा वो एक इवेंट होगा, उसके ऊपर जाके वीडियो बनेगी सर उसकी, ये मेरा दरख्त है। और आप देखें इनके सब अपने वीडियोस बना रहे होंगे। सर ये कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस बंदे ने अपनी शौक की वजह से बना दी।
सर ये एक तो कि एक से ज्यादा बंदे हैं जिन्होंने ये किया है। ऐसे में रायवंड में ना बहुत थोड़े से अब रह गया, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है बाकी हर जगह तो हाउसिंग सोसाइटी बन गई है। सो ये बिल्कुल छोटा सा एक बाग रह गया। टोटल मेरे ख्याल में 400 दरख्त है इसके अंदर। बाकी तो अब ज़ाहिर है वो अब मुल्तान जो था, जो हमारी मेन जगह थी आम की, वो उधर भी अब हाउसिंग सोसाइटियों की नज़र हो गई है वो। और ये जो है क्या कहते हैं, आपने जो बिज़नेस आइडिया आपने पेश की है ये कमाल का है। अपना अपना वहाँ पे जब आप दरख्त ले लेते हैं तो एक वेब कैम भी लगा दें कि कोई बंदा जो है वो उंगल तो नहीं कर रहा, लाइव चल रहा है वहाँ से। तो आप, और फिर ये है कि जो आपके दोस्त रिश्तेदार जिनको आपने खासतौर पे मतलब कॉलीग्स हैं, आपने उनको जो है ओब्लाइज करना है। आप उनको, वो आपको अपने घर बुलाते हैं कि खाने के लिए, कुछ ड्रिंक्स के लिए, ये वो, आप उनको जो है ना उसी वक्त मोबाइल पे खोल के दिखाएं कि ये तैयार हो रहे हैं, पेटी आपके घर आ जाएगी। पेटी आपके घर आ जाएगी। सर सोचिए इसके अंदर आपने एक टाइम लैप्स बनाया है आम का, कि उस आम जब बड़ा हो रहा है उसको आपने उसकी वीडियो उसको दिखाई कि यार ये आम इस तरह बना है। वाह वाह, टाइम लैप्स, अंबी से आम तक का सफर। वाह, इस पे तो गाना भी बन सकता है। गाना भी बन सकता है। तो ये बहुत खूबसूरत है। बाकी हम उस पे ना वो भी सोच रहे थे, इस पे हम किसी दिन तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ जो बन रही हैं इतनी सारी, और मतलब किसान जो बेच के जाने को तैयार है, उसकी क्या वजह है। मतलब चलें, आम तो उस तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है। मतलब आम तो जिस बंदे को बाहर अच्छा रेट मिल गया वो एक्सपोर्ट कर देगा, वो कहीं भेज देगा। ये जो हमारी हुकूमत गंदम के साथ करती है कि गंदम उगाने वाला अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, इजाजत नहीं है जब तक सरकार इजाजत नहीं देगी, सरकार के थ्रू होगा। अच्छा, खुद सरकार जितना मर्जी सस्ता ले ले और दिल करे तो ना ले, ठीक है। अच्छा, और ये है कि अगर वो इनको एक्सपोर्ट करने देंगे अपनी मर्जी से तो यहाँ पे कहत पड़ सकता। लेकिन अगर जिस तरह से पाबंदियां लगाई हुई हैं उसमें किसान मर रहा है। हमारे उस दिन वो जरीर साहब आए हुए थे दोस्त, उन्होंने तो वो तो कहते हैं कि एक दफ़ा हाइपर इन्फ्लेशन होने दें, एक दफ़ा मतलब कुछ होता है इस तरह की कहत नुमा चीज़, खुदा ना खास्ता, उससे होगा ये कि एक दफ़ा आप पहले किसान को अमीर होने दें। अगर किसान के पास ही इंसेंटिव नहीं है, मतलब आपने जो यहाँ पे आप हर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि जी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दुनिया में कराची सबसे सस्ता है जी, कैपिटल्स में दुनिया में इस्लामाबाद सबसे सस्ता है, तो और भाई हाँ नहीं तो और दूसरे कि क्यों, कैसे, उसकी वजह ये है कि आपने पाबंदी लगाई हुई है। एक पूरा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसको आपने कहा है बेटे तू सारा साल काम भी करेगा, तेरे बच्चे भी तेरे साथ काम करेंगे, तेरी बीवी भी तेरे साथ काम करेगी, तुम्हारे पूरे खानदान में जो आगे पैदा होंगे वो भी इधर काम करेंगे, किसी के पास बेहतर मौके नहीं आएंगे, कोई इससे लाइफस्टाइल बेहतर नहीं रख सकता। हम तुम्हें बस इतने जगह पे रखेंगे कि तुम खाते रहो, तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इसके ज्यादा ही तुम कभी यशी नहीं कर सकते, कभी कुछ, क्योंकि हमने बस उस पर कैप लगाया हुआ है। वो बंदा कहता है जी मगरो लवो हाउसिंग सोसाइटी बनाओ, मैं चल रहा हूँ। सर बिल्कुल। और देखें इस दफा जो गंदम वाला सारा सीन हुआ है, आपके ख्याल में अगले साल गंदम लगा रहे हैं किसान? सर मतलब वो क्यों लगाएगा किसान जो 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 इस चीज से तबाह हो गया? एक तो शायद उसकी अब कैपेसिटी ना रही हो, और जिसकी कैपेसिटी है भी वो कहेगा यार कुछ और लगा लेते हैं जिसके ये वाले लफड़े नहीं है। सर, और आम में ऑब्वियसली उस तरह से रेगुलेटेड नहीं है, बट यहाँ पे भी आम वाले जो लोग होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग जो ये आम का काम करते हैं, मतलब बारिंग अ फ्यू, ज़्यादातर तो ये बड़े ज़मींदार होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं जिनके अपने अपने बाग होते हैं, और वो फिर ओबलाइज करने के लिए रखते हैं आम, एक्सपोर्ट करने के लिए आम रखते हैं, मतलब उसको एज ए बिजनेस भी रखते हैं। लेकिन ज़्यादा वो इसलिए भी होता है कि यार किसी घर आम की पेटी भेजनी हो तो ओबलाइज करने का भी बड़ा सीन होता है आमों का। घर में सर आम की पेटी है तो सारा घर वाला, चाहे आपने बहुत पढ़े हो, यार पेटी आई यार, उन्होंने पेटी भेजी सी, तो वो बड़ा सीन होता है उसका। वो बल्कि उससे याद है मुझे, उसका नाम भूल गया है, लेकिन जापानी जो एक आम है बहुत मशहूर जो पिंक कलर का होता है, वो पाकिस्तान में लगना शुरू हो गया। बाकी सर जापानी जो है ना वो क्रेजी लोग हैं, वो जिस काम में घुसते हैं ना उस काम में वो पागल ही हो जाते हैं। मतलब उनको आप कभी ये महंगे वाला आम उगाता देख लो, उसकी वीडियोस देख लो, वो इतनी सी कैंची हाथ में पकड़ के तो वो लगा होगा, और उसने पूरी जिंदगी उधर डेडिकेट कर दी होगी। इसी तरह अंगूर उगाता उनको देख लो, वो पता नहीं कौन लोग। सर आप आम छोड़ें, अगेन यही जो मैंने आपको बियर वाले भाई बताए हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपने जापान का जिक्र ही कर दिया। वो कहते हैं यार आपको पता है इस वक्त दुनिया में सबसे ब्रिलियंट अवार्ड विनिंग, मुझे तो पता नहीं अवार्ड्स होते हैं इनके, स्कॉच विस्की। खाली विस्की स्कॉच तो नहीं हो सकती।
मतलब वो सिंगल मॉल्ट विस्की जो है, सिंगल मॉल्ट, स्कॉच तो स्कॉटलैंड की होती है मुझे पता है, सिंगल मॉल्ट में इस वक्त 2 मुल्क जो है ना, 2 मुल्क वो छाए हुए हैं, जापान और इंडिया। जापानी ने तो कहता है सर उन्होंने फैसला किया यार कि ये बनाते हैं ना ये स्कॉटलैंड में जाके, इनके पास तो वो जगह है जहाँ पे ये पैदा हुई थी, ये चीज़ बनी ही वहाँ थी, शुरू ही वहाँ से हुई थी, समझ आ गई हमने कैसे करना है, अब हम अपनी निकालते हैं और हम आगे निकल जाएंगे। सर वो निकल गए, उन्होंने ख़त्म ही कर दी चीज़। हालांकि उनकी अपनी एक ऑब्वियसली स्कॉच की अपनी एक इंडस्ट्री है, ये कहते हैं कि यार स्कॉच होती होगी, हमें क्या पता, लेकिन सिंगल मॉल्ट्स के अंदर सर जापान कहाँ जा रहा है, इंडिया इज ऑल्सो कीपिंग अप। सर जापान का तो मैं आपको जो है ना बता देता हूँ, बड़ी सादी सी बात, कि आपने ये देखना ही नहीं कि वो ऊपर नीचे वाली बात, अगर वो कोई चीज़ बना रहे हैं ना, वो टॉप क्लास का वो हल्का काम कर ही नहीं सकते, उनके को दिमागी मसला है उनको। कि आपको ये और ये हमारे बचपन से हमें भी पता है इस बात है, क्योंकि हम हॉल रोड बहुत जाते रहे हैं, तो हॉल रोड में वैरायटियाँ 2 होती थी कि यार एक चाइनीज़ है एक जापानी है, वो टाइम कभी बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन अमूमन होता है था कि जापानी जो है जड़ी चीज़ें चलती ही रहेगी। और वो सर अभी तक मेरे, अब तो ये इन्वर्टर आ गए हैं, मित्सुबिशी का एक एसी है सर, वो मार ही नहीं खाता, वो कहता है मैं जाना ही नहीं, ऑन करोगे मैं अपना काम करूंगा, बंद करोगे मैं सो जाऊंगा। सर कमाल ही चीज़, वो जापानी। सर टोयोटा की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है ना, उसको 6 लाख मील तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और वैसे अमूमन 10 लाख भी निकाल जाती मील किलोमीटर में। हाँ सर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े चैंपियन हैं जो जिनको लगता है कि गाड़ी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चलाते हैं, वो मतलब वो गाड़ी डी में डालते डालते कहते हैं इसको रिवर्स में कर देते हैं, करतब वाले जो लोग हैं वो उड़ा देते होते हैं, लेकिन हाँ इंसान का बच्चा, उनकी अपनी गलती, उनकी अपने सिस्टम कभी फेल नहीं हो सकती, ये बात है। क्या लोग हैं सर, वाह। तो चले मेरे ख्याल में सर जापान जाके ब्लॉग फेंकते हैं सर। हाँ, और वैसे भी वहाँ पे आपको पता है कि पॉपुलेशन का बड़ा मसला है, तो उनको तो बढ़ाने के लिए पाकिस्तानियों की ज़रूरत है सर। हालांकि हम आप और मैं सियालकोट से नहीं है, लेकिन सर हम कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे ना सर। मेरा दादका कोई तकरीबन 3 जनरेशन पहले है सियालकोट से। तो बस ठीक है सर, इतना ही काफी है सर, उसका एक दाना ही काफी है सर। तो सर ये जापान वाली आपने बात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इससे जरा बात करते हैं घर वालों से क्या कर रहे हैं। सर आगे और खबर कर लेते हैं सर। ये उत्तर प्रदेश यूपी से खबर आई है कि दूल्हा दुल्हन का बोसा लेने पर शादी मैदान जंग बन गई। इतनी बड़ी बात नहीं सर, ये बड़ी बात हो गई है। ये शहर जो है ना, मेरे ख्याल में राजकोट है, यूपी का है, सॉरी गुजरात का, कि उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश का है, यूपी। सो मसला ये है कि वहाँ पे बॉय ने, जो दूल्हा था, मोहब्बत का इज़हार किया सर उसने पप्पी ले ली दुल्हन की। तो उधर मंडप में बड़ा मसला हो गया, लड़की वाले माइंड कर गए, और उस दिन वो उनके जो वालिद साहब थे लड़कियों के, उन्होंने वो बेसिकली दोनों बहनों की शादी एक दिन में की। ये आप इनवाइटेड थे शादी? सर नहीं, वो मैंने खबर पढ़ी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो वो पहली वाली शादी जो है वो बड़ी अफाम तफहीम से हो गई, दूसरी शादी पे ये पड़ गया, और फिर उसमें हुआ ये कि इन्होंने दूल्हे वालों को कुटना शुरू कर दिया, और फिर दूल्हे वालों ने वापस कुटना शुरू कर दिया। 7 बंदे जख्मी हो गए, काफ़ी सारे गिरफ्तार हो गए हैं। और मैं इस पे सिर्फ ये सोच रहा था कि वैसे ये मतलब जिस तरह से हम हर चीज़ के बारे में कहते हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए, तो इस पर भी डिस्कशन होनी चाहिए सर। बिल्कुल, कि मैं खुद थोड़ा सा ना, क्योंकि जाहिर है हम जहाँ से जिस तरह से हम आए हैं, हमने भी देखा नहीं है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। पीडीए नहीं पसंद हमने देखा नहीं ना बचपन में, तो अब हम भी थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं, कुछ सामने शुरू हो जाए ना तो बोलते हैं कि यार ओ, तो लेकिन फिर वही वाली बात है कि कुटना शुटना नहीं चाहिए। और वैसे भी अब तो शादी हो रही थी, मतलब ये इसके बाद इन्होंने इसी किस्म की हरकतें करनी थी उसी दिन उसी रात। सो इस पे ये कि कुटम कुटैया नहीं होना चाहिए, तो देखिए शादी भी नहीं हुई। और फिर जो इसमें मुझे सबसे बड़ी बात लगी ना, वो ये कि कुटने छुटने से पहले दुल्हन से पूछा कि तुमने तो नहीं माइंड किया, क्योंकि अगर उसने भी माइंड किया फिर तो और बात ही, अगर उसने नहीं माइंड किया तो चलो फिर क्या हो सकता है। मतलब मेरा अपना ख्याल है कि जो अरेंज सीन होता है ना, उसके अंदर फिर ये समझा जाता है कि यार अब अरेंज्ड है ना, तो अब हमने कह दिया कि यार इस दिन जब शादी हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा, उनके केस में फेरे लग जाएंगे, या यहाँ के केस में चले निकाश का सब कुछ अब हो जाए, उसके बाद ना फिर सीन ऑन फिर करो। ये असल में ये अपने जज्बात पे काबू नहीं पाया इसने। अगर तो इनकी लव मैरिज थी
फिर तो सर पप्पी की मतलब तो काफी कुछ हो गया होगा, मतलब हमें नहीं पता, बट हो गया होगा ना, मतलब ये तो बड़ी उसने कैजुअल सी चीज की। यहाँ भी असल में मुझे इसलिए भी ये खबर का वो हुआ कि पाकिस्तान में भी आपको पता है कि कोई मतलब मियाँ बीवी की कोई पप्पी लेते हुए टाइप या हाथ पकड़े हुए कोई तस्वीर आ जाए तो यहाँ पे बड़ा मसला बन जाता है। हाँ जी। तो उसमें अगेन मतलब हम भी उसके खिलाफ हैं, ना लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, वो मियाँ बीवी हैं, वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सर फिर अब हम, क्या करें हाँ सर उसके मतलब। खिलाफ उस तरह से नहीं है कि भाई अगर अगर आप देखिए जिस माशरे में है ना, उस माशरे की तरह आप अपना एक्टिविटी रखें। ठीक है ना सर, यहाँ पे आप पब्लिकली कुछ चीजें नहीं कर सकते। हाँ, आपकी शादी हुई है और आपकी फ्लाइट है थाईलैंड की, या आपने अमेरिका जा रहे हैं हनीमून के लिए, उत्थे जो मर्जी करो तुझे। हाँ, और मतलब इधर भी मैं खिलाफ सिर्फ इसलिए कह रहा था कि हम्म। अगेन वो तो मियाँ बीवी हैं, तो जाहिर है हम क्या कौन होते हैं हाँ, बताने के वाले कि वो ये करें और ये ना हाँ, करें, जो ना तो दिल करे वो करें। हाँ, लेकिन वो जो होते हैं ना कि अब जिस तरह हमें भी जब से इंस्टाग्राम आया तो कई दफा फोर्स की जाती है कि अब ये इस तरह की अब एक तस्वीर आनी चाहिए, ये ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड्स हैं। तो वो हमसे नहीं होता। वो कई दफा बड़े मतलब आपको अपने खिलाफे तबीयत को जाना पड़े। तो आप बेसिकली एक तो मुझे ये लगता है कि जो इतना बड़ा मसला बनता है कि मियाँ बीवी ने ये क्यों किया, ठीक है, वो जाहिर है इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि जी मुआशरा कैसा है और मुआशरे को क्या पसंद है, मतलब आप कौन हो मुआशरे की इतनी पेन लेने वाले, हाँ। ठीक है, मतलब तुझे अपना काम करो। यहाँ पे बेसिकली लोगों को वट चढ़ता है कि यार ये हैप्पी लग रहा है, हाँ, ठीक है, तो ये खुश क्यों है, मतलब मेरी भी शादी हुई है, मैं तो मैं तो नहीं खुश हूँ, नहीं हूँ। तो ये भोसड़ी का क्यों है। हाँ, तो अच्छा, अब ये बड़ा जेन्युइन मसला है और ये मैं आपको फील करता हूँ, आई फील ब्रो एंड सिस व्हाटएवर। तो इसमें मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है वो लोग भी किसी पीयर प्रेशर में कर रहे हों, बीवी ने जबरदस्ती मियाँ को कहा हो कि मुझे पप्पी करो, मैंने तस्वीर खींच के इंस्टा पे लगानी है, या मियाँ ने जबरदस्ती कहा हो बीवी को, या उससे एक दिन पहले उनके किसी रिश्तेदार की तस्वीर आ गई हो, अब उसको उन्होंने वन अप करना हो। सो हो सकता है वो भी पेन में ही हो, वो भी खुश ना हो। मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई खुश नहीं है, कुछ नहीं है। आप किसी को देख के मत सड़े, हाँ, सब आवाज़ार है सब जिंदगी में। आवाज़ार है, खास तौर पे शादी के बाद तो ये एक मतलब सर देखिए उस काम की एक फितरत है शादी करने की, कि उसके बाद आवाजारी होनी है, थोड़ी सी होनी है, लेकिन वो पार्ट ऑफ मैरिज है। वो आपको आपको दुनिया से लड़ने के तरीकेकार सिखाए जा रहे हैं उसके अंदर। बिल्कुल। और देखिए वो होता क्या है कि आप शादी करते क्यों हो और आप कब शादी करते हो। मतलब बेसिकली जब आपको होता है ना कि यार जितने चैलेंजेस थे ना, मैंने ना सिर्फ उनको क्रॉस कर लिया है, मैं पार आ गया हूँ, बल्कि मुझे अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मैं इतना स्किल्ड हूँ कि अब मेरी तरफ कुदरत या लाइफ जो भी फेंकेगी ना, मैं उसको यूं 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 करके निकल जाऊंगा। हाँ, तो फिर आप कहते हो कि व्हाट नेक्स्ट, फिर शादी होती आप करते हो शादी है। और ताकि फिर आपकी अच्छा चले। तो मसला ये है कि आप अपने ऊपर फिर ऐसे ही है ना सर, आप जो है आप पैदा हुए, आपको पहले लगता था कि जी दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि मैंने एक पाँव में नीली जुराब पहनी हुई है और दूसरे में मेरे से लाल नहीं पहनी जा रही। फिर आप 3 4 5 साल के हुए और जुराब वाला मसला खत्म हो गया, आपने अपने तस्मे बांधने शुरू कर दिए। जैसे जैसे आप जो है ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करते जाते हो, आप अपने लिए मजीद ऑब्स्टिकल्स, आप फिर देते भी। स्कूल चले गए। हाँ, तो क्योंकि देखिए ना इंसान जो है वो इस तरह रह ही नहीं सकता कि यार मेरे आगे कुछ है ही नहीं, सब हाँ, ठीक है। आपने कोई ना कोई चोटी सर करनी हाँ, है, सब ठीक नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। और इसी तरह फिर आपने वो मैट्रिक कर लिया, फिर एफए में चले गए, फिर यूनिवर्सिटी चले गए, फिर करते करते मतलब आपको लगता है कि यार आप हर चीज तस्खीर कर सकते हो, हर चीज काबिल तस्खीर है। फिर आपको शादी करते कुदरत बीवी देती। फिर आपको लगता है कि आपने जो बाकी सब कुछ किया है वो कुछ भी नहीं था, तो जाहिर है अब आपको मतलब जो करना, क्योंकि सर ये डेली का है ना, फिर चलता है। बिल्कुल। तो फिर इसके बाद आपकी ना मजीद ख्वाहिशें और कि आप उसी में फोकस आपका सारा उधर चला जाता है ना। सर ये बेसिकली शादी जो है आपकी जिंदगी के मसाइल का एक स्टॉपर है जो लग जाता है, और फिर बाकी सारे मसले जो हैं वो इससे जन्म लेते हैं, और आपने इसी 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 ग्रुप में रह के इसको ठीक करना होता है। देखिए आसानी भी आ गई ना थोड़ी सी, कि मतलब और मसले वो आते रहेंगे लेकिन उनको आप टैकल कर लेंगे। सर आपने जो इंस्टाग्राम वाली बात की ना, उसमें मैं जरा अपना टेक दे दूं प्लीज, तस्वीरों वाला। मेरी तरफ से भाई की ना है। मैंने बड़ी मुश्किल से बड़े साल लगा के तमाम घर वालों को इंक्लूडिंग जो बेगम है उनको मैंने कह दिया यार मैं तस्वीर नहीं खिंचवानी, दोस्तों को भी। मैं और मेरा बड़ा आसान सर उसके ऊपर है कि जो चीज़ जो है ना जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं
ये बातें यहाँ बैठे हम, कैमरा है ना, तस्वीर जा रही है एक, वो फ्री में क्यों दे दिया आपने किसी को? आपने नंबर 1 कि आप अगर ये बहुत बड़ी लाइन है कि आपने फ्री में क्यों देनी है किसी को। वाह। नंबर 1। नंबर 2 सर, उस दिन हुआ कि मैं एक बच्चे को लेके गया वहाँ पे प्ले एरिया में, तो प्ले एरिया में ना अपना वो एक वीडियो बना रहे थे, प्ले एरिया की प्रमोशनल वीडियो, और बीवी भी साथ थी। तो वो एक आई अच्छी सी मतलब लड़की थी, वीडियोग्राफर टाइप, उसने आई बड़े नाइसली उसने पूछा कि जी हम प्लीज़ आपके छोटा सा इंटरव्यू कर लें, आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ये वो। मैं कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू। मैं रूट था और मुझे बाद में कहा गया, इस पर हल्की सी हो भी गई, आराम से भी कह सकते थे। तो मैंने कहा नहीं यार, जो 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 मेरा काम है वो चीज काम के ऊपर करनी है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। सर ये इंस्टा, आप मेरा जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है उसमें 2016 से लेकर 2024 तक 8 पोस्ट है सर। सर क्या कर रहे हैं ये करके? मतलब, और सर मुझे अब तो बहुत ही एक चीज से नफरत होना शुरू होगी कि आपने लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर इतना लेट इन क्यों करना है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता किसी को पता हो कि जी मैं अब उठी हूँ या उठा हूँ, अब मैंने दांत ब्रश किए, अब मैं नहा लिया, आज मैं ये पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ, अच्छा वेरी गुड। दफ्तर में फीलिंग ब्लूज, मंडे ब्लूज, अच्छा। उसके बाद ये लंच में ये खाया। वो बेचारा लंच जो है वो इतना इनसिक्योर हो जाता होगा कि मेरी हर जगह तस्वीर बनाई जा रही है। सर ये करते करते जब तक वो शख्स सोता नहीं, स्टोरियां आ रही हैं, पोस्ट आ रही हैं, ये कोई तरीका है जिंदगी जीने का सर? ये सर ये एडिक्शन है ना, असल में ये है कि आप इतना लोगों को दिखाओ कि मेरी जिंदगी में ऐसे बाग हैं और इतनी खुशी है। मुझे लगता है इससे सारे डिप्रेस्ड लोग हैं ही नहीं जो हर 3 मिनट बाद स्टोरी लगाते हैं ना, वो अंदर को मसला है। आप मुतमईन ही नहीं है अपने आप से, इसका मतलब है। हाँ, असल में यही बात है कि मेरे से भी अब जो है ना बड़ा मुश्किल होता है मेरे से ऐसे लोगों के साथ बैठना जो कि कैमरा या नो कैमरा जो इस तरह से एक्टिंग कर रहे होते हैं ना कि हाँ कितना मजा आ रहा है। क्योंकि मुझे ना, मैं बहुत साल पहले इस नतीजे पे पहुंच गया था कि मजा कोई नहीं आता। मैं बड़ी गल्ला, कोई मजा नहीं, किसी को नहीं आ रहा, सब बकवास कर रहे हैं। सो ये है चीज तो ये इंस्टाग्राम और ये बाकी चीजें भी वो जो इसको रीअश्योर करने के लिए है ना कि जी बहुत मजा आ रहा है, वो नहीं, ये बकवास है, कोई मजा नहीं आ रहा है। और यही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस तरह की तस्वीरें देखें, गर्मी खाने की कोई जरूरत नहीं। जो चुम्मी ले रहा है उसको भी मजा नहीं आ रहा, और जो नहीं ले रहा उसको भी मजा नहीं आ रहा, मजा किसी को नहीं आ रहा। और सर देखिए, आप अपनी मजे की नीश ढूंढ लें। जैसे मैंने एक नीश ढूंढी है, तज्जिया, हम उसमें खुश हैं, तो बस ठीक है, वो वही करना चाहते हैं हम। बस सर एक और खबर कर लें सर, कहते हैं तो सर आपकी मर्जी है, आपका शो है सर। ये खबर बड़ी मजे की सर, ये है कि पेशावर शदीद गर्मी, 12 घंटे लोड शेडिंग, ग्रिड स्टेशन का घेराव, मुजाहिरीन ने बिजली खुद बहाल कर दी। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर लोग कानून हाथ में लेते हैं, इन्होंने ग्रिड स्टेशन हाथ में ले लिया अब। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो बड़े अरसे से धमकी दे रहे थे केपी के वजीर आला कि हम खुद पेपको के दफ्तर घुस जाएंगे अगर लोड शेडिंग का मसला ठीक ना हुआ, और हम खुद उसका कंट्रोल संभाल लेंगे और हम खुद डिटरमिन करेंगे कि किस इलाके में कितनी होनी चाहिए। अच्छा, वो अब घुस गए हैं, उन्होंने घुस के बिजलियाँ बहाल कर दी। अच्छा, उन्होंने ऐसे ऐसे बिजली जगहों की बिजली बहाल कर दी जहाँ पे नॉन रिकवरी रेट कोई 80 to 90% था, यानी कि 10% के से ज्यादा बिल ही कोई नहीं देता। सो अब अगेन ये ना मेरे ख्याल में ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये बड़ा मुस्बत है। अच्छा, और ये मुस्बत इस लिहाज से है कि वैसे तो होता है ना, अब जिस तरह केपी ने कहा जी कि हम वफाक से पहले अपना बजट दे देंगे। अच्छा, इस पे कोई कदगन नहीं है, कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, सूबा अगर वफाक से पहले देना चाहता है तो दे दे, कोई मसला नहीं। लेकिन अमूमन ऐसे होता नहीं होता। और अमूमन ऐसे इसलिए नहीं होता कि अभी फेडरल को देख के फिर सूबाई पे आते हैं ना वो जी कितना हमारे हिस्से में रखा गया है। अच्छा, फिर वो IMF ने कितने टैक्सेस लगाने हैं, किस सेक्टर में लगाने हैं, उस हिसाब से। अच्छा, लेकिन फिर वही बात है कि अगर ये पहले दे देंगे तो बाद में रिवाइज हो जाएगा। इसमें इतना वो जो है ना कि उफ, चूड़ियां जो तोड़ रहे हैं कि हाय ये क्या कर दिया, ये तो जो है वफाक की जो अलामत थी, ये क्या डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अलामत है सर? हाँ, पता नहीं है, जो जज्बाती होती है ना ज्यादा ही, अगेन बाबे जो हैं तो ये कुछ भी नहीं होना, वो बाद में रिवाइज कर लेंगे। जो पिछला आपको बजट याद है जो इसहाक डार ने दिया था, उस पे जितने सीरियस इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये कोई कागज का पलंदा है जिसपे कुछ चीजें लिखी नहीं है, ये बजट नहीं है। हाँ, तो वो भी मतलब बजट तो इस मुल्क में बहुत अरसे का मजाक बन चुका है। सो बुनियादी बात ये है कि जाहिर है इन्होंने बेसिकली बताना है कि जी ये वफाक ने हमारे 1500 अरब देने हैं। अच्छा, उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हमें पता है कि फौरी तौर पे नहीं मिलेंगे 1500 अरब, खैर
मतलब फौरी तौर पे छोड़ो, कभी भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये जो भी एक बजट सा बना के पेश करेंगे, जिस तरह वो भी तो करती होती है ना, जो आपकी अपोजिशन होती है, पता नहीं शैडो बजट होता है कि क्या होता है, तो ये एक बना के दे देंगे। ये बेसिकली जो है ना वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वफाक ने हमारे पैसे देने हैं। अच्छा तो फाइन, बात ये है कि इस मुल्क में कभी शोशा उठता है कि 18वीं तरमीम खत्म करने लगे हैं, कभी होता है NFC अवार्ड खत्म करने लगे हैं। अच्छा अब ये इससे फाइनली मुझे तो लगता है कि लोग जरा जो है ना इसको जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा 18वीं तरमीम के बाद क्या हुआ था, अच्छा NFC अवार्ड कैसे डिटरमिन होता है, अच्छा आबादी के हिसाब से मिलता है, तो अच्छा कलेक्ट कहाँ से होता है, अच्छा वो जो कराची वाले कहते हैं हमारे पैसे टैक्स के लाहौर में लग जाते हैं, वो क्या। सो फाइन, मतलब ये जो है कि वफाक और सूबों के दरमियान में जो बड़े अरसे का, मतलब पंजाब तो चलो ज्यादातर हैप्पी रहा है, लेकिन बाकी तो कोई भी ज्यादा हैप्पी नहीं रहा। तो मसले कहाँ हैं? अगेन ये अगर डिस्कोज जो हैं वो इसी तरह ऑपरेट करते रहेंगे तो फिर कैसे ये लोड शेडिंग वाला मसला हल होगा? अगर सिंगल बायर होगा तो क्या होगा? मल्टीपल बायर क्यों नहीं हो सकते? ये सारी एजुकेशन है, ये इसी तरह सर यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपसी मसले जो हैं इन सब के, उनके जो बाय प्रोडक्ट है वो ये हो सकता है कि जो बंदा बिल्कुल ही जिसको पता ही कुछ नहीं है वो शायद एजुकेट करना शुरू कर दे अपने आप को, जिसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि एक बंदा एजुकेटेड होगा, आपसे आप चार बातें कर सकते हैं। शायद वो असल में कुछ ज़हीन आदमी हो जिसको चीज़ों का नहीं पता, और वो उनको एनालाइज करके यार मुझे सोल्यूशन भी आ गया इस चीज़ का। सर इसी तरह चीज़ें बेहतर होंगी। आउटरीच जो है वो बिल्कुल सही वाली जगह पे हाँ सही जगह, मतलब और चीज़ों पे ना ऑफलोड। जैसे अब आउटरीच KP में एक बड़ी चीज़ के ऊपर हो रही है जिसमें गंदापुर साहब ने भी एक्शन लिया कि नस्वार जो है उसके ऊपर टैक्स लगाने लगे। सर हंस रहे हैं, मैं आपको बता, अरे मैं तो इसके खिलाफ सर नहीं सर ये बड़े सीरियस मामला है। वो गंदापुर साहब ने कहा मैं होने नहीं देना है नस्वार के ऊपर। सर वो कह रहे हैं टैक्स टुक्स लग ही नहीं सकता, ये लोग जी क्या करेंगे सर, ये वहां से बहुत डेंजरस टॉपिक है ये। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक बात। सर बाकी जो आपने बात की डिस्कोस की और सिंगल बायर और सब चीज़ की, इनफैक्ट हमने एक कल परसों हमने एक बंदे से इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात भी की थी, उनको शो पे भी एक दिन बुलाएंगे। बट उनका तो यही था यार कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर नियत हो और आप फेवरेबल टर्म्स दो जो इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ अगेन ये लंबी बहुत डिस्कशन है, क्योंकि मतलब फर्स्ट टर्म में जो मियां साहब कर चुके हैं और उसके बाद सेकंड टर्म में और फिर फर्स्ट टर्म में जो इमरान खान साहब कर चुके हैं और ये जो पुटम कर रही है अभी। हाँ सो उसके बाद अगेन वो इन्वेस्टर लेके आना, वो सारा कुछ, लेकिन बहरहाल हो तो सकता है। डिस्कशन तो होनी चाहिए ना सर, हमारी तो हमारा रूल है शो का कि डिस्कशन होनी चाहिए। बहरहाल सर आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया, इजाज़त लेते हैं, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।